हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 28 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में आपको डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बिना समय गवाए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बिहारी का जन्म हुआ था, यानी बिहारी का जन्म है वो बताना हमारे को 1603 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में। तो देखिए बिहारी का जन्म है वो 1603 ईस्वी में हुआ था। ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं इसकी मृत्यु की। तो 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1663 में मृत्यु हुई थी। लगभग 60 वर्षों तक ये जीवित रहे। दूसरी बात, इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, उस एकमात्र रचना से ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका नाम अमर हो गया। उस बिहारी सतसई में 713 दोहे है, 713 दोहे है, जो हर प्रकार के दोहे है उसके अंदर। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। भावविलास रचना के रचनाकार है घनानंद, आलम, देव, बोधा। तो भावविलास है वो हमारे देव की रचना है। स वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अब भावविलास के अलावा अन्य रचना भी है देव की। तो देखिए मैंने इनका एक सूत्र बनाया है, यानी विलास है वो विलास तो सबके लगा हुआ है भाई, विलास तो वो सबके लगा हुआ है। यानी इन्होंने भावविलास के अलावा बहुत सारी रचनाएं की है जो विलास लगा हुआ है। देखो, कुशल भवानी भाव, कुशल भवानी भाव रस जाति। अब देखिए ये छोटी सी एक लाइन है, कुशल भवानी भाव रस जाति। तो कुशल विलास है, भवानी विलास है, भाव विलास है, रस विलास है और जाति विलास है। ये इतनी रचनाएं जो विलास से संबंधित है। तो आप इनको इस सूत्र के आधार पर याद कर लीजिए। आगे देखिए, देव कवि का जन्म कब हुआ था? देव कवि का जन्म कब हुआ था? 1670 ईस्वी, 1673 ईस्वी, 1675 ईस्वी, 1680 ईस्वी। तो देव कवि का जन्म है वो 1673 ईस्वी में हुआ था। ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी है वो 1767 ईस्वी में हुई थी, 1767 ईस्वी में। अब इसके अलावा ये जो रीतिकाल है उस रीतिकाल के कवि है, इसके है रीतिकाल। तो रीतिकाल के कवि है ये देव कवि हमारे। अब जो ऊपर हमने देखा था तो उनके विलास लगा हुआ था, कुशल भवानी भाव रस जाति, वो सारी विलास थी। इसके अलावा मैंने प्रेम तरंग, जो अन्य रचनाएं है वह प्रेम तरंग, काव्य रसायन और देव शतक। देव शतक, तो ये रचनाएं वो भी देव की है, प्रेम तरंग है, काव्य रसायन है और देव शतक है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। घनानंद किस काल के कवि थे? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल। तो हमारे घनानंद है वो भी रीतिकाल के ही कवि है। घनानंद कौन है? रीतिकाल के कवि है। और रीतिकाल में भी कौन से? रीति मुक्त है, रीति मुक्त। रीतिकाल में 3 तरह के कवि थे, रीति मुक्त से, रीतिबद्ध से और रीति सिद्ध से। तो ये हमारी रीति मुक्त है। अब इनकी जो प्रेमिका है उनका भी नाम कई बार पूछा गया, तो इनकी प्रेमिका का जो नाम है वो है हमारा सुजान। सुजान। अब देखिए एक तो सुजान है एक सुबान है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सुजान और सुबान है, तो सुजान है वो तो हमारे घनानंद की, सुबान है वो बोधा की है। बोधा की प्रेमिका का नाम क्या है? सुबान है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी रचनाओं की बात करें घनानंद की तो वियोग वेली है, सुजान हित प्रबंध है, प्रतिपाउस है और कृपा कंद है।
ये रचनाएं हैं वो हमारी घनानंद की है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, काव्य निर्णय रचना के रचनाकार है। काव्य निर्णय रचना के रचनाकार है आलम, रसलीन, भिखारीदास, देव। तो देखिए 5 नंबर है उसके अंदर भिखारीदास है, छ वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। यानी काव्य निर्णय वो भिखारीदास की रचना है। इसके अलावा श्रृंगार निर्णय है, श्रृंगार निर्णय ये भी हमारे भिखारीदास की ही रचना है। श्रृंगार निर्णय हो गया, रस सारांश हो गया, छंद प्रकाश हो गया और छंदारोहण हो गया। ये सारी रचनाएं वो हमारी किसकी है, भिखारीदास की। अब एक आपसे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन बनाए, ये जो निर्णय शब्द है ना, इस निर्णय शब्द में कौन सी संधि है, ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दुल्लह कवि की रचना है। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। कविकुल कंठाभरण, कविकुल कल्पत्रु, कवि कल्पत्रु, कवित्र रत्नाकर। तो देखिए इसके अंदर हमारा अ वाला ऑप्शन है, यानी दुल्लह कवि की रचना है वो है कविकुल कंठाभरण, कविकुल कंठाभरण। अब देखिए नाम वो सेम है, मिलते जुलते, इसलिए मैंने ऑप्शन में सारे लिए हैं। कविकुल कल्पत्रु है वो हमारी चिंतामणि की है, चिंतामणि की। तो देखिए कविकुल कंठाभरण है वो हमारे दुल्लह कवि की है, कविकुल कल्पत्रु वो चिंतामणि की, और कवि कल्पत्रु है ये हमारे श्रीपति की है, श्रीपति ये हमारे श्रीपति की है। और कवित्र रत्नाकर है वो तो आपको सभी को पता होगा, ये सेनापति की है। तो ये अलग अलग है, आपको अच्छे से इनको ध्यान रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पद्माकर का जन्म हुआ था, यानी पद्माकर का जन्म हुआ था 1700 ईस्वी, 1725 ईस्वी, 1753 ईस्वी, 1760 ईस्वी। तो पद्माकर का जन्म है वो हमारा 1753 ईस्वी में हुआ था, स वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर। बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, 1833 ईस्वी में। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, रचनाओं के नाम है जगत विनोद, जगत विनोद, जगत विनोद है वो हमारी पद्माकर की रचना है। पद्माभरण ये तो इनके नाम से याद रह जाएगी, पद्माभरण। इसके अलावा गंगा लहरी है, गंगा लहरी, वो रचना है प्रबोध पचासा है, प्रबोध पचासा। कली 25 है, प्रताप सिंह विरुद्धावली है, ये सारी रचनाएं वो पद्माकर की है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, केशव की मृत्यु हुई थी 1617 ईस्वी, 1620 ईस्वी, 1622 ईस्वी, 1625 ईस्वी। तो देखिए इसके अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन है 1617 ईस्वी, केशव की मृत्यु 1617 ईस्वी में थी। जन्म की बात करें तो 1555 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में इनके जन्म और मृत्यु अक्सर पूछे जाते हैं केशव की। तो केशव की जन्म 1555 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी। यानी मैंने जन्म और मृत्यु के क्वेश्चन उन्हीं लेखकों के लिए जिनकी अक्सर पूछे जाते हैं, फालतू का कचरा यहाँ पर ऐड नहीं किया, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हमने इसमें ऐड किया है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से केशवदास की रचना नहीं है, यानी जो केशवदास की रचना नहीं है वो हमारे को बतानी है। तो देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर दस्त चंद्रिका और ये सभी, तो ये जो सारी रचनाएं हैं वो हमारे केशवदास की है। द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो रामचंद्रिका है ना, रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका वो भी हमारे केशवदास की है और मोस्ट रचना है रामचंद्रिका। विज्ञान गीता है, विज्ञान गीता है, ये हमारे केशवदास की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, केशव की, क्वेश्चन नंबर 10 है, केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। तो देखिए केशव की जो रामचंद्रिका है इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे छंद इसके अंदर काम में लिए गए हैं। अब मैंने आपको सूत्र बताया था, देखो रसिक कवि,
रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर। यानी ये जो सारी रचनाएं हैं वो हमारे केशवदास की है। रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर। तो देखो रसिक कवि हो जाएगा, इसे कवि प्रिय हो जाएगा, इसे रामचंद्र का हो जाएगा, इसे वीर सिंह इस प्रकार की रचना, वीर सिंह विनोद इस प्रकार की। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, नाम देख के आपको पता चल जाएगा। इसे रतन हजारा हो जाएगा, विज्ञान गीता हो जाएगा और जहांगीर जसचंद्र का हो जाएगा। तो ये जो सारी रचनाएं वो हमारे केशवदास की है। अब इनको मैंने सूत्र में याद करने के लिए है ना, इनकी जो प्रकाशन की डेट है वो देखिए, यहाँ पर ये है 1591। ठीक है, क्रम से आपको ये सूत्र याद हो जाएगा ना, 1591। तो ये 1591 हो जाएगी। रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर, ये लाइन याद कर लोगे तो आपकी देखो इसको है ना वो कब प्रकाशित हुई थी, तो इनको आपको 1591 ईस्वी, 1591 से आगे होगी तो ये 1601 है, 1601। फिर 1601 में दो रचनाएं, तो ये राम वाली है, ये भी 1601 में ये रामचंद्री का। फिर 1601 से आगे बढ़ोगे तो 1607 होते, तो ये वीर सिंह देवचरित्र ये 1607 में। फिर आगे ये रत्नवाल ये भी 1607 में, 1607 में भी दो रचना है। फिर आगे विज्ञान गीता ये 1610 में है, और फिर आगे बढ़ोगे तो ये 1612 में। तो देखो क्रम से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इनकी प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेते हैं, और कई बार आपको सुमेलित करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसको आपको सुमेलित करना होता है, जिसको आरोही क्रम में बोलते हैं। तो आरोही क्रम में इसको सेट करना होता है। तो आरोही क्रम में हम कैसे सेट करेंगे, जब तक हमारे को इसको प्रकाशन वर्ष का पता नहीं होता कि कौन सी रचना है वो कब प्रकाशित हुई थी। तो इसलिए देखिए, रसिक कवि रामवीर रतन विज्ञान जहांगीर, ये तो लाइन याद करनी है, बस 1591 में ये याद रखनी। 1591 से 1601 होगा, फिर 1601 में दो रचनाएं हैं, फिर 1607 में भी दो रचनाएं, फिर 1610 और 1612। इस प्रकार करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। 11 नंबर देखिए, अंगद का अर्थ है। अ में बाजूबंद, और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। ब में बाली का पुत्र, स ए व ब दोनों, द में निरोग। तो देखिए इसके अंदर स वाला ऑप्शन है, ए व ब दोनों। अब देखिए जो निरोग है ना, इस निरोग का मतलब तो होता है अगद। तो देखिए अगद और अंगद, अगद और अंगद में ये फर्क है। अगद का मतलब होता है निरोग, और अंगद का मतलब होता है बाली का पुत्र और बाजूबंद, दोनों अर्थ निकलते हैं इसकी। आगे हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, अनल अनिल का कर्म से मतलब है। यानी अनल का क्या मतलब होता है और अनिल का क्या मतलब होता है। तो आग या हवा, हवा आग, बुराई भलाई, आंगन और नवीन। तो देखिए हमारा इसके अंदर अ वाला ऑप्शन है। अनिल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। और आगे जो हमारा है बुराई और भलाई, तो इसका बुराई का मतलब होता है अपकार, और भलाई का मतलब होता है उपकार, अपकार और उपकार। फिर आता है आंगन और नवीन। तो आंगन का मतलब होता है अजीर, अजीर, और नवीन का मतलब होता है अचीर। ठीक है, तो ये च और ज का ही फर्क है इसमें। अजीर है वो आंगन होता है, और अचीर है वो नवीन होता है। तो ये बात है आप याद रखनी है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, खजाना के लिए शुद्ध शब्द है कोष, 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 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खजाना के लिए हम कौन सा कोष काम में लेते हैं, तो ब वाला, यानी ब वाला है वो हमारा खजाना के लिए काम में लेते हैं। बाकी जो ऊपर वाला कोष है वो हम दूरी के लिए काम में लेते हैं, जो नाप करते हैं ना, 1 कोष 2 कोष 3 कोष इस प्रकार, तो वो कोष इसके लिए। और ये कोष है वो हमारा होता है शब्द भंडार के लिए, जिस प्रकार हम लिखते हैं शब्दकोश। तो शब्दकोश हमारे को इस प्रकार लिखना होता है, शब्दकोश है वो इस प्रकार लिखना होता है। तो हम खजाना के लिए ये कोष काम में लेते हैं, ये हमारा शब्दकोश है, और ये हमारा दूरी के लिए। तो ये थोड़ा अंतर है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
परभृत का अर्थ है कोयल, कौवा, कला, सांप। तो देखिए इसमें ए वाला ऑप्शन है कोयल। परभृत का मतलब क्या होता है? कोयल होता है। और कौवा है ना, वो होता है हमारा परभृत, बस इसकी हलंत लगा हुआ है, इतना सा फर्क है। यानी परभृत जिसके हलंत लगा हुआ इसका मतलब होता है कौवा, इसका मतलब होता है कौवा। और हमारा परभृत जिसके हलंत नहीं लगा उसका मतलब होता है कोयल। तो आप इसको याद कर, इसमें 2 अक्षर है और इसमें 3 अक्षर है, 3 तो ज्यादा हो गई, तो ज्यादा है तो इसके मतलब इसमें सवर लगाना है और इसमें सवर इस प्रकार करके आप याद रख सकते। तो हलंत लगा हुआ वो क्या है? कौवा है। और जिसके हलंत नहीं लगा वो हमारा कोयल है। बाकी आगे कला की बात करें तो कला का मतलब फन होता है, फन यानी कला होता है। वो सांप है उसको फणी बोलते हैं, तो फण और फनी। तो फण का मतलब होता है कला और सांप का मतलब होता है फणी। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। उत्तराधिकारी के लिए शब्द काम में लिया जाता है, यानी उत्तराधिकारी के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं? वारिस, 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 ये सभी। तो इसमें ब वाला ऑप्शन है वारिस। यानी ऊपर वाला है बारिश, तो वो तो होती है बरसात, बरसात है उसको बोलते हैं बारिश। फिर ये बारिश है जो उत्तराधिकारी के लिए हम काम में लेते हैं। और इसके बाद में ये बारिश है, ये इसका मतलब होता है समुद्र। तो देखिए ये बारिश है वो बरसात के लिए काम में लेते हैं, ये बारिश है वो उत्तराधिकारी के लिए काम में लेते हैं, और ये बारिश है वो समुद्र के लिए काम में लेते हैं। तो इनका अलग अलग अर्थ होता है। और एक बारिश का अंतर है जो जो एग्जाम होता है वहां पर हमारे को कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इसको अच्छे से आप जितने शब्द भंडार देखोगे, जितना शब्दों को आप देखोगे उतना ज्यादा आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप शब्दों को देखिए, ठीक है, जो गाइड में दे रखे होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको देखिए। तो ये 15 क्वेश्चन थे जिसको हमने व्याख्या करते हुए देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है, गलती होती है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।